नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच तलवारें खिंची। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 1839 से 1919 के बीच हुए एंग्लो अफगान युद्धों की। हाँ, हमारे पास जो जानकारियां हैं वो इन टकरावों की एक काफी साफ तस्वीर पेश करती हैं। जी। और हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये युद्ध क्यों हुए, क्या खास घटनाएं घटी और इनके नतीजे क्या रहे। बिल्कुल, खासकर उस ग्रेट गेम के संदर्भ में जो 19वीं सदी में चल रहा था। हाँ, वो ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच की बड़ी कशमकश। अफगानिस्तान की भूमिका इसमें बहुत अहम थी। उसकी लोकेशन ही ऐसी थी, दो ताकतवर साम्राज्यों के ठीक बीच में। ब्रिटिश उसे एक तरह का बफर जोन बनाना चाहते थे। सही कहा, एक बफर स्टेट, ताकि रूस भारत की तरफ न बढ़ सके। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान उनके प्रभाव में रहे। तो चलिए पहले युद्ध 1839 से 1842 से शुरू करते हैं। इसकी चिंगारी कैसे भड़की? क्या सिर्फ रूसी डर ही वजह थी? डर तो देखिए एक मुख्य कारण था ही। ब्रिटिशों को लग रहा था कि अफगानिस्तान में रूस का असर बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, और उन्हें लगा कि अगर उन्होंने दखल नहीं दिया तो शायद बात हाथ से निकल जाएगी। ये डर कह सकते हैं काफी हावी था। और उन्होंने दखल दिया भी। 1839 में ब्रिटिश फौज काबुल पहुंच गई। जी। और अगले ही साल 1840 में उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को हटा दिया और अपनी पसंद के शाह शुजा को तख्त पर बिठा दिया। सुनने में तो ये मतलब सीधी रणनीति लगती है। कागज पर शायद लगती हो, पर जमीन पर हकीकत कुछ और थी। अफगान लोगों ने बाहरी ताकत के थोपे हुए शासक को कभी दिल से कबूल नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? नतीजा 1841 में काबुल में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई। और उसके बाद जनवरी 1842 में जो हुआ वो तो ब्रिटिश इतिहास के शायद सबसे काले अध्यायों में से एक है। हाँ, वो काबुल से पीछे हटती हुई ब्रिटिश सेना का विनाश। लगभग पूरी सेना खत्म हो गई। मैंने पढ़ा है, कुछ स्रोत तो कहते हैं कि बस 1 या 2 लोग ही जिंदा वापस पहुंचे थे मुख्य सेना से। ये तो बहुत विश्वसनीय लगता। हाँ, ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सदमा था। और इसने ये साफ कर दिया कि अफगानिस्तान पर काबू पाना कितना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 1842 में बदला लेने के लिए काबुल पर फिर कब्जा किया था। हाँ, किया जरूर, पर वो टिके नहीं, जल्दी ही वापस लौट गए। तो पहला दौर एक तरह से ब्रिटिशों की भारी हार और अफगान प्रतिरोध की जीत के साथ खत्म हुआ। इतना कड़वा अनुभव, लेकिन फिर भी कुछ दशकों बाद कहानी फिर दोहराई गई। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880। इस बार क्या अलग था, या वही पुरानी जिद? वजहें मिलती जुलती थी असल में। अफगान शासक शेर अली खान का झुकाव फिर से रूस की तरफ दिखने लगा था। और ब्रिटिश फिर चौकन्ने हो गए। बिल्कुल, उन्हें काबुल में एक ऐसा शासक चाहिए था जो उनके हिसाब से चले। तो 1878 में फौजें फिर अफगानिस्तान में दाखिल हुई। और इस बार तो गंडमक की संधि भी हुई 1879। अमीर याकूब खान को शासक भी बनाया गया। लगा कि शायद इस बार हाँ, लगा कि ब्रिटिश कामयाब हो गए। लेकिन इतिहास ने खुद को फिर दोहराया। कैसे? संधि के कुछ ही महीनों बाद सितंबर 1879 में काबुल में जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे सर लुई कैवगनारी, उनकी हत्या हो गई। ओहो, और फिर विद्रोह भड़क गया होगा। बिल्कुल, फिर से विद्रोह। इसके बाद कई लड़ाइयां हुई, चारशियाब, अहमद खेल, जहां ब्रिटिश जीते, लेकिन माईवंद में उन्हें अफगानों से करारी शिकस्त मिली। माईवंद की हार भी काफी बड़ी मानी जाती है। जी हाँ, हालांकि आखिरकार कंधार की लड़ाई में ब्रिटिश फिर जीत गए। तो इस दूसरे युद्ध का कुल नतीजा क्या निकला? क्या ब्रिटिश अपने मकसद में कामयाब हुए? पूरी तरह तो नहीं कह सकते। गंडमक की संधि के तहत अफगानिस्तान की विदेश नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण जरूर हो गया। मतलब ये कि अफगानिस्तान अब बिना ब्रिटिश मर्जी के किसी दूसरे देश से सीधे रिश्ते नहीं रख सकता था। अच्छा। लेकिन देश अंदरूनी तौर पर आजाद रहा और एक बफर स्टेट बना रहा। ब्रिटिश पूरी तरह से हावी नहीं हो पाए। और फिर आता है तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में। ये तो पहले दो से काफी अलग लगता है। समय भी अलग था, पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। बिल्कुल, माहौल बदल चुका था। दुनिया भर में राष्ट्रवाद की लहर थी। अफगानिस्तान के नए शासक राजा अमानुल्लाह खान, उन्होंने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। पूरी स्वतंत्रता? मतलब विदेश नीति में भी? हाँ बिल्कुल, सिर्फ अंदरूनी मामलों में नहीं, बल्कि विदेश नीति पर भी पूरा अधिकार। जब ब्रिटेन ने इसमें आनाकानी की तो मई 1919 में अमानुल्लाह ने ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ये लड़ाई कितनी लंबी चली थी? ज्यादा नहीं, कुछ महीने ही। मुख्य लड़ाइयां सीमा पर हुई, जैसे खैबर दर्रे के पास।
इस बार ब्रिटिशों ने हवाई ताकत का भी इस्तेमाल किया था। हवाई हमले भी हुए। जी, लेकिन जल्दी ही अगस्त 1919 में रावलपिंडी की संधि हो गई। और इस संधि ने क्या तय किया? इस संधि ने असल में अफगानिस्तान को अपनी विदेश नीति पर पूरा अधिकार दे दिया। ये अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक मान्यता थी। ब्रिटिश प्रभाव लगभग खत्म हो गया। तो एक तरह से अफगानिस्तान ने वो हासिल कर लिया जो वो शायद शुरू से चाहता था। बिल्कुल। तो इन 3 युद्धों की पूरी कहानी से जो बड़े सबक उभरते हैं वो क्या है, अगर हम सार निकालने की कोशिश करें? देखिए, पहला सबक तो यही है कि ये लड़ाइयां उस ग्रेट गेम की बिसात पर खेली गई। 2 बड़ी ताकतें अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही थीं और अफगानिस्तान उनके बीच में था। हाँ, ये तो साफ है। दूसरा और शायद सबसे अहम, हर युद्ध ने यह दिखाया कि बाहरी ताकतों के खिलाफ अफगान प्रतिरोध कितना जबरदस्त और अटूट है। ब्रिटिश रणनीतिकार इसे बार बार कम आंकते रहे। सही। और तीसरा सबक शायद ब्रिटिशों के लिए था कि सैन्य बल प्रयोग की भी एक सीमा होती है। बिल्कुल। आखिरकार 1919 में उन्हें अफगानिस्तान की पूरी आज़ादी को मानना ही पड़ा और प्रत्यक्ष ब्रिटिश भागीदारी खत्म हुई। संक्षेप में कहें तो ये युद्ध सिर्फ सैनिक टकराव नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं और एक देश की अपनी आज़ादी और पहचान बनाए रखने के दृढ़ संकल्प के बीच की जोर आजमाइश थे। और अफगान लोगों का जज्बा बार बार उभर कर सामने आया। और यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए जी, कि इन ऐतिहासिक संघर्षों और उस ग्रेट गेम की छाया, उसकी विरासत आज भी उस पूरे क्षेत्र की भू राजनीति, वहाँ की पहचान और बाहरी दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर किस तरह असर डालती होगी। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिसके तार आज तक जुड़े हुए हैं।